मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी में कठिनाइयाँ मिलेंगी ये तो आम बात है। इस दादरी को नरक बनाने का काम इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में कर दिया। इस दादरी को नरक बना दिया बिल्कुल। पता नहीं कितनी बार तो हमने रोड पे बैठे, कितनी बार हमने एजुकेशन किए, चाहे खट्टर साहब आए, चाहे कोई और मंत्री आए, हमने कितनी बार ज्ञापन दिए, कितनी बार उनका विरोध किया। मैं कहा दादरी ऐसी आपने क्यों समझ ली कि इस दादरी को हमने नरक बना के रख दिया। देखिए, आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो आने वाले असेंबली के चुनाव में दादरी जो जिला है, दादरी जिले की दशा और दिशा दोनों को तय करेगा। और आज की जो कार्यकर्ता मीटिंग है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि दादरी के अंदर आज जो कांग्रेस की हवा है, टिकट लेने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन जिन्होंने फील्ड में काम किया हुआ है, पब्लिक के बीच में रहे हैं, जो पिछले 20 साल से 25 साल से, आज पब्लिक ने डिसाइड ये करना है कि हमारा अपना कौन है। और एक सही फैसला, कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी गलत फैसले से टिकट गलत हाथों में चली जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि किसको भी चाहिए। देखिए, टिकट का असली जो दावेदार है पिछले 20 साल में अगर किसी ने सही कांग्रेस की सेवा की है और पब्लिक के बीच में जो रहा है वो केवल अजीत फोगाट है। अजीत फोगाट से एडवोकेट विपिन कुमार गांव जरगी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इनका जीवन परिचय के बारे में जाना और फिर अब मैं इनके साथ हूँ। मैंने देखा था कि ये हर युवा की बात उठाते हैं, चाहे अग्निवीर एक बार लागू की गई थी, उस दौरान में विरोध प्रदर्शन के अंदर अग्निवीर में भी मैं अजीत फोगाट जी के बिल्कुल साथ था। इन्होंने काफ़ी विरोध किया, यहाँ तक कि ज्ञापन भी सौंपे गए। और वैसे ही एग्जाम्पल देखा कि मैंने किसान आंदोलन हुआ था अभी, उसके अंदर भी इन्होंने हर जगह जाकर समर्थन दिया, उसमें भी साथ रहे हैं। ऐसे हर युवा की जब आवाज़ उठाई जाती है तो अगर युवा को रोज़गार मिलेगा, युवा की हर बात को आगे उठाया जाएगा, अगर रोज़गार रहेगा तो कोई भी जो ऐसा। आपको क्या लगता है कार्यकर्ता सम्मेलन देख कर क्या टिकट कांग्रेस की दिलवाई कैसे पाई? वो देखो, आगे इनसे बड़ा तो कोई यानी कि मैं मानता नहीं हूँ कि दादरी के अंदर कोई यानी कि कांग्रेस की टिकट लेने के हकदार हो। सबसे पहले स्थान के ऊपर कहूँ तो इन्हीं का नाम आता है, अजीत फोगाट। इन्होंने 20-25 साल हो गए जो कांग्रेस पार्टी को अब मजबूत करने में लगे हुए हैं। आपसे पहले हाथ खड़े करके एक सुझाव ले लेता हूँ जी, और बात तो बात से शुरू होगा। अभी मास्टर जी भी कह रहे थे फैसला मत ले लिया भाई, गलत है। देखो मास्टर जी, जीवन के 20 साल एक व्यक्ति के लिए एक पार्टी, एक विचार, एक दल के अंदर रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जब तक जीऊंगा जब तक इस दल में रहूंगा। ये मेरे ठोकर मार के बात काट दे तो भाई देखो मेरे को इलाज करो इस बात का। ये नु कहते मैं अपनी तरफ से कभी इस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए मेरी माँ जैसी ये पार्टी है, मैंने इस पार्टी को अपनी माँ समझ के इस पार्टी की सेवा करूंगी। और आज से नहीं, पदाधिकारी के तौर पर किसी पार्टी में काम करना बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उसमें जिम्मेवारियां फिक्स होती हैं। ऐसे तो पार्टियों में बहुत सारे लोग हैं जी, और हर लोग कोई ना कोई आता ही रहता है और जाते रहते हैं जी। लेकिन पदाधिकारी के तौर पे एक आदमी को उस पार्टी की जिम्मेवारी मिलती है, तो जिम्मेवारी का वहन करना एक बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि उस पार्टी के अंदर तमाम तरह के कार्यक्रम आपको करने पड़ते हैं। अपने खुद के कार्यक्रम तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन पार्टी भी आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम देती है जो अवेयरनेस के, या जो बाहर भी आपको भेजती है। इस हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा, कोई एक आधा होगा जिसमें मैं ना गया हूँ पार्टी की तरफ से। चाहे केरला हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, पता नहीं कितनी प्रदेशों के अंदर मैंने प्रभारी के तौर पे या किसी चुनाव में किन्हीं प्रत्याशियों की मदद के तौर पे मुझे ना भेजा गया और मैंने काम ना किया हो। 22-23 साल बहुत होते हैं एक व्यक्ति के लिए। तो मेरी आस्था, मेरी आत्मा, अंतरात्मा के अंदर ये पार्टी बसी हुई जी, कांग्रेस पार्टी का। मेरे ख्याल से मेरे से बड़ा कोई सच्चा सिपाही दादरी का तो मेरे को नहीं लगता कोई होगा। मैंने तो अपने आप को समर्पित करके काम किया जी। और बात अगर सामाजिक तौर पे भी आती है तो मैंने कभी पीछे हट के नहीं देखा। अगर सामाजिक तौर पे भी मुझे कभी कोई जिम्मेवारी मिली है तो गाँव के तकरीबन सभी गाँव के आप बैठे हो जी, कोई एक व्यक्ति को बता दे तो मेरे गांव में आया था, खाली हाथ आया और मैं खाली हाथ, मेरे को गांव का आदमी आया हो तो गया हो।
ऊंच नीच हो सकते हैं जी, 24 घंटे या 12 मास एक आदमी एक जैसा नहीं रह सकता। विपदाएं सबके ऊपर आती है, घर में भी आती हैं, आदमी की विपदाएं आती हैं, समय आगे पीछे हो सकता है जी। लेकिन मेरी आत्मा में कभी कोई गलत बात, मैंने कोई निकाली हो, मेरे व्यवहार में कोई कमी रही हो, किसी ने मेरे से बात करी हो, मैंने कभी बदतमीजी से बात करी हो, कोई एक व्यक्ति मेरे बारे में ये कह दे कि तेरे अंदर ये कमी है, मैं उस बात को स्वीकार करूंगा। अब छाती पाड़ के तो दिखाऊं क्यों कर भाई, मैं हनुमान तो हो नहीं कोई, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। दादरी के मुद्दों की बात हो तो शायद जितने मुद्दे मैंने दादरी के उठाए हैं तो शायद ही किसी ने उठाए होंगे। इस दादरी को नरक बनाने का काम इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में कर दिया। इस दादरी को नरक बना दिया बिल्कुल। पता नहीं कितनी बार तो हमने रोड पे बैठे, कितनी बार हमने एजुटेशन किए, चाहे खट्टर साहब आए, चाहे कोई और मंत्री आए, हमने कितनी बार ज्ञापन दिए, कितनी बार उनका विरोध किया। मैं कहा भाई दादरी ऐसी आपने क्यों समझ ली कि इस दादरी को हमने नरक बना के रख दिया। आज दादरी के अंदर गर्ल कॉलेज नहीं है, आज दादरी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, आज दादरी के अंदर हमारे बच्चों के खेलने की सुविधा के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। दादरी के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा हाल है कि हम दादरी में जब आते हैं तो बाहर का कोई व्यक्ति आता है, कोई रिश्तेदार भी अगर आ जाए तो ये लगता है कि पता नहीं हम कहीं ऐसे किसी जगह पे आ गए जहाँ मतलब से कितना ही उसके बारे में कहूँ, रोडों का तो इतना बुरा हाल है कि मतलब हर रोज हमारे लोग मरते हैं जी रोड के ऊपर। 10 से 15 हज़ार ट्रक हमारे निकलते हैं, आज तक बाईपास इस दादरी को हम दे नहीं पाए। हरियाणा में गुड़गांव के बाद अगर सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा अगर पैसा किसी जिले से कोई सरकार कमाती है तो गुड़गांव के बाद हमारी दादरी है। करोड़ों रुपए का रेवेन्यू दादरी के अंदर से जो है सरकार देती है जी, 200 500 करोड़ रुपए हर महीने का। एक टोल से 100 करोड़ रुपए का उगाई चल रही है, अवैध टोल यहाँ चल रहे हैं। तो इस प्रकार की दादरी को तो इन्होंने ऐसा समझ लिया कि ये तो सिर्फ दादरी के अंदर जो लोग हैं ना, ये बेवकूफ लोग हैं, इनसे इन लोगों से पैसे हटो, यहाँ से जिला के अध्यक्षों को यहाँ बिठाओ, यहाँ से जिला प्रशासन को बिठाओ जो आपकी जेब पे डाका डाल सकें। पता नहीं कितने अधिकारी यहाँ पैसे लूट लूट के चले गए, कितनी बार उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हुए। इन्हीं की सीम फलाई के लोगों ने छापे मारे और इन्हीं की सीम फलाई के लोगों ने उनको भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए। उसके बाद पैसे देके उसी सीम फलाई से छूट जाते हैं। कितने लोग ऐसे ही इस भाजपा सरकार में हैं जो दादरी को लूट लूट के खाने लग रहे हैं। तो मैं तो आपसे एक ही निवेदन करता हूँ जी, अगर आप तादेश हो आपके इस भाई के प्रति, आपके इस बेटे के प्रति, देखो जी बहुत समय होता है जी लंबा, पार्टी की टिकट मांग रहा हूँ, पिछले 20 साल से मांग रहा हूँ, आज से नहीं मांग रहा। 2 बार तो बहुत सीरियस कैंडिडेट था जब मेरी टिकट कटी, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने पार्टी को मजबूती देने के लिए काम किया, फिर कटी, फिर पार्टी को मजबूती देने के लिए काम किया, फिर कटी, फिर पार्टी को मजबूती देने के लिए काम किया। अब कब तक करता रहूंगा जी? मेरे भी बच्चे जवान हो गए जी, मैं बूढ़ा होने की कगार पे चला जाऊंगा अगले 5 साल के बाद। अब कितना काम मैं करूं जी? और अब की बात फिर काट दी तो भाई फिर क्या करूंगा? मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा जी। मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं, मैंने तो कोई धंधा नहीं करा, किसी राजनीतिक आदमी से कोई धंधा नहीं मैंने कमाया, कोई पूंजी अर्जित नहीं करी। अब तो मेरी एक ही तमन्ना है जी, आपके लिए लड़ जाऊं। और मैं तो पार्टी से आज भी यही आप जोड़ के आग्रह करता हूँ कि भाई आपको मेरे जैसा सच्चा सिपाही नहीं मिलेगा, कम से कम मेरी तरफ भी देख लो। मैं तो इस पार्टी को अपना जीवन समर्पित कर रखा है, राहुल गांधी को अपना जीवन समर्पित कर रखा है। मैंने कभी किसी पार्टी के नेता के खिलाफ कोई बात नहीं बोली। हुड्डा साहब को मैंने 10 साल अपने जीवन के दिए, कोई काम नहीं। 10 साल मैंने किरण चौधरी जी को दिए, कोई काम नहीं। अब मेरी क्या गलती है? जब नेता ही मेरे को अब उस काबिल ना समझे तो मेरी क्या गलती? जब आपने तो काबिल समझ लिया लेकिन नेता ना समझे तो मैं क्या, मेरी क्या गलती है? और मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। अब बहुत हुआ, मैं तो यही कहता हूँ जी भाई बहुत हुआ, संघर्ष करने की बारी है। अब आपका आशीर्वाद होगा तो ये टिकट भी लाके दिखाऊंगा आपकी बार, लेकिन आपके आशीर्वाद से। आपका आपकी बार आशीर्वाद हुआ तो चुनाव भी लड़ के दिखाऊंगा और अब की बार आपके लोगों की लड़ाई भी लड़के दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत समय होता है जी आदमी का जीवन का, इतना लंबा समय एक पार्टी में, एक दल में, एक विचार में रख के आदमी कोई करके दिखाए और अपने घर की पूंजी बरत के दिखाए। देखो जी बहुत सारे लोग हैं, मेरे को कि मैं किसी के बारे में कोई बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मुझे वो बात आपके बीच में कहना मुझे लगता है कि वो कहनी भी चाहिए। वो बात दिल्ली से आते हैं जी, 100 गज का 200 गज का प्लाट किराए पे लेते हैं, 6 महीने पहले आते हैं। इस दादरी को ऐसा बेवकूफ समझ रखा है
कि भाई यहाँ तो दादरी के लोगों को 4 पोस्टर लगाओ और भाई बताओ लोगों को भाई हम जो है ना दिल्ली के बड़े नेताओं को जानते हैं, उनके साथ फोटो लगा के अपनी, और भाई क्या देते हैं भाई दादरी का विकास हम करेंगे। अरे भाई दादरी के विकास तो तब करोगे, दादरी के लोग जब मर रहे थे दादरी के लिए लड़को लो, जब दादरी के लोगों के या जब जल भराओगी जब बात होती है तो कोई व्यक्ति यहाँ नजर नहीं आता। वे किसी ने कभी यहाँ पे बैठ के नहीं देखा, वोट तो जरूर लिए। आज मुझे किसी को कहने में इस बात में कोई गुरेज भी नहीं है जी, क्योंकि बात दादरी की है जी। 5 साल कभी दिखाई नहीं दिए, 5 साल आपके बीच में कभी आए नहीं। किसानों की बात आती है तो किसानों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो मैं तो आपसे यही आग्रह करता हूँ जी, मेरा आपकी बात ये साथ समर्थन दो जी, मैं तो आपकी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। अगर आपका प्यार मान सम्मान मिला तो कौन को लड़ लो जी। आप तब नाच जाओगे तो मैं अपने माइक धर के अपने घर में चला जाएगा जी, बिल्कुल ये बात बाकी बताता हूँ। आप कहेंगे तो मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा, और लड़ाई टिकट की है जी, पहली लड़ाई लड़ी। मैं आज आपके बीच में कोई चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहा ना मैं आपके बीच में ये बात कहना चाह रहा कि मैं आज कोई फैसला करना, कोई फैसला नहीं जी। मैं तो अपने मेरे जो चाहने वाले, मुझे आशीर्वाद जो देने वाले आप सभी हो, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ आया था, क्योंकि मैं अगली 17 तारीख से जन आशीर्वाद पद यात्रा शुरू कर रहा हूँ। तो आज आप सारे मुझे इस आशीर्वाद के साथ यहाँ से उस यात्रा के अंदर मुझे भेजना, ताकि वो यात्रा जो है वो विजयरथ बन के निकले, दादरी की विकास की यात्रा वो बढ़ के निकले। इसलिए मैं आज आपके बीच में आया था कि वो जन आशीर्वाद यात्रा जो मैं आज 17 तारीख से शुरू कर रहा हूँ, वो मैं अपने मेरे बुजुर्गों से और युवा साथियों से आज आशीर्वाद लेके उस यात्रा की शुरुआत करूँ। तो ये आशीर्वाद दोगे जी सारे? और आशीर्वाद अकेला आशीर्वाद की बात नहीं पड़ेगी जी। मैंने तो आपको बीच में भी एक बात कही थी, मेरा जो पूंजी कमाई वो मेरी पूरी पूंजी आपको समर्पित। अब आप मैंने देखो पूंजी तो मांगता नहीं, लेकिन अपना तन और मन मेरे को दे देना जी। मेरी यात्रा में मेरे साथ रहना, जहाँ भी मेरी यात्रा निकले उस यात्रा का बढ़िया तरीके से स्वागत कराना। दादरी के मुद्दे उस यात्रा के अंदर उठाऊंगा, दादरी के लोगों की आवाज उठाऊंगा, और जो दादरी के साथ खड़ा घात इस भाजपा सरकार ने किया है उसको उजागर करने का काम करूंगा। क्योंकि आज ये समय है, आने वाले 3 महीने के बाद चुनाव है, और चुनाव में आज हमें इस भाजपा को ये बात बतानी है कि आप लोगों ने जिस प्रकार से हमारे इस क्षेत्र को प्रताड़ित करने का काम किया है, आप बहुत अत्याचार हम नहीं सहेंगे, अत्याचार, और आने वाले समय में आपको कर देंगे यहाँ से सफाचार। तो ये मैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए थे, ये आशीर्वाद मैं आपसे लेने के लिए आज आया हूँ। तो पूरा आशीर्वाद आप मुझे देना जी। और वो कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या मजा है जीने में, तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो मैं एक तूफान आपके आशीर्वाद से लेके चल रहा हूँ जी, मेरे उस तूफान को मत रुकने देना। अगर आपने आशीर्वाद बीच में रोक दिया तो मैं मारा जाऊंगा। मैं बड़ा बहुत प्रताड़ित आदमी हूँ, मैं तो जिसका आत्मा हुआ छोड़ की बात है, ये मेरी और हिम्मत रही, मैं तो आपका ऊपर हूँ, मेरा तो आप इशारा हो, अब और कोई इशारा नहीं है। और एक सूचना आपको मैं देना चाहता हूँ, मेरी इस पद यात्रा जी उस यात्रा की शुरुआत में है, ये उनके समापन में है। ये उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया। और वो भी बात आपको बता देता हूँ, देखो हर व्यक्ति अपनी आस्था रखता है पार्टी में नेता भी आदमी के साथ कोई आदमी को रखना होता है। हमारे सबके नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर वो यात्रा चलाई, पद यात्रा के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने अलग जगाई, और उन्होंने ये संदेश दिया कि भाई जिस प्रकार से आप ये हिंसा फैलाने का काम कर रहे हो, ये भाजपा के लोगों ने जो हिंसा फैलाने का काम किया, जगह जगह पे भाईचारे को तोड़ने का काम किया, जगह जगह पे इन्होंने एक दूसरे से जुड़वाने का काम किया, उन्होंने भाईचारे का संदेश दिया, और पूरे हिंदुस्तान को पद यात्रा करके और बीचों बीच चीरते हुए हमारे राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने ये बता दिया कि देश अगर किसी बात से चलेगा तो अहिंसा से चलेगा, ये देश किसी बात से चलेगा तो हमारे भाईचारे से चलेगा। और ये संदेश पूरी दुनिया ने माना, पूरे दुनिया के लोगों की तारीफ हुई। और जो ये कहते थे पप्पू है, आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये बता दिया कि पप्पू मैं नहीं, पप्पू तुम लोगों ने इस देश को गलत में डालने का काम किया, और आने वाला समय तुम्हारे को सत्ता से बाहर करने का भी काम करेगा। और उनकी मेहनत थी आज वो नेता के तौर पर आज वो हमारी संसद के अंदर आज गरज रहे हैं, आज वो युवाओं की आवाज आज उठा रहे हैं। आज इन युवाओं को वो चाहते हैं कि देश का युवा अग्निवीर की आवाज उन्होंने उठाई, और बहुत सारी अब उनको शुरुआत है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे जैसे युवाओं का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित है। आने वाले समय में हम जैसे युवाओं को आगे लाने का वो काम करेंगे। तो मैं तो
इस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, जीवन भर इस पार्टी का ऋण नहीं बोल सकता, क्योंकि इस पार्टी से ही मेरी पहचान बनी है। और भाई आने वाले समय में मैं इस पार्टी की लड़ाई लड़ूंगा और आपके आशीर्वाद से लड़ूंगा, पूरी जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ूंगा। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता, देखो कहते हैं ना भाई कि सबसे पहले अपना घर, उसके बाद अपना गांव, उसके बाद अपना देश। लेकिन मैं तो सबसे पहले अपना देश मानता हूँ अपना, फिर अपना गांव और फिर अपना गांव। तो भाई देश की भावना मेरे अंदर है, मेरी आत्मा में है, हमेशा राष्ट्र भावना की आत्मा में मैं अपना राष्ट्र भावना को लेकर चलता हूँ। लेकिन अब समय है आप लोगों के साथ समर्थन का। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ये साथ समर्थन दोगे। और मैंने एक दो बातें आपके बीच में लिखी हैं, ये बात को काफ़ी देर होगी, मैं भी ज़्यादा समय अब आपका नहीं लूँगा। अब तो आपको सारे चलोगे जी मेरी पद यात्रा में, आपको सारों को मैं मैसेज भेज दूंगा जी, सब तकरीबन गाँव के आप बैठे हो मेरे आदरणीय, तो सारे एक ही आपको आस्था मान के कसम खाता हूँ जी, जीवन में कभी कुछ आपके आशीर्वाद से बड़ा